Welcome friends, today we shall discuss a very interesting topic, इंटेलिजेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि एक ऐसा विषय है जिसके विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति रेडी रहता है। वो जानना चाहता है कि बुद्धि क्या है, उसका स्वरूप क्या है। हाँ, अगर हम ये बात करते हैं बुद्धि क्या है, वो कैसी है, तो इसके विषय में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज़ देने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा कि जो बुद्धि है वह सीखने की क्षमता है, अर्थात जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, कितनी तेज़ी से सीख रहे हैं, कितना स्लोली सीख रहे हैं, उस सब में हमें बुद्धि सहायता करती है। इट मीन्स टू से इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न वट एवर वी लर्न थ्रू आवर सेल्फ और अदर्स। अदर्स सेज दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। अब ये अमूर्त चिंतन क्या होता है? चिंतन अर्थात सोचना, अमूर्त जिसको हमने देखा ना हो। दो शब्दों से मिलकर बना है ये अ और मूर्त। मूर्त अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और दूसरा अगर हम इसमें अ लगा देते हैं अर्थात जिसे हम नहीं देख सकते। तो जो बुद्धि है वो ऐसी चीज़ों को भी सोचने में हमें सहायता करती है जिसे हमने देखा नहीं है। एंड अदर सेज दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, समायोजन। जो बुद्धि है वो समायोजन की क्षमता है। ये समायोजन क्या होता है? हम जहाँ भी रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में रह रहे हैं, अपने स्कूल में हैं, अपनी सोसाइटी में हैं, वहाँ हमें अपने आप को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हम अपने आप को एडजस्ट वहाँ नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को लोनली फील करते हैं और समाज से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। तो अगर जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वह अपने आप को बहुत आसानी से उस एटमॉस्फेयर में, उस सोसाइटी में एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए लोगों ने कहा कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। एंड अदर सेज इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बुद्धि समस्या समाधान करती है, हम सभी जानते हैं। हमारी कक्षाओं में, क्लास में हमारे साथ सब तरह के व्यक्ति रहते हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट जिसे हम कहते हैं, कुछ कहते हैं ये बहुत डल है, कोई कहता है ये बहुत नॉर्मल सा है, इसकी जो इंटेलिजेंस है बहुत हाई है। तो यहाँ पर जब बात आती है समस्या समाधान की, तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, वो किसी भी समस्या को बहुत आसानी से हल कर लेता है, जबकि एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति उस समस्या को हल करने में अधिक समय लगाता है और हो सकता है कि कठिन समस्या को वो समाधान ही ना कर सके। इस तरह से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बुद्धि को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। हम सभी जानते हैं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, एज अ टीचर प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो जब एक शिक्षक की बात आ जाती है तो वो देखता है कि उसकी क्लास में विभिन्न योग्यताओं वाले व्यक्ति होते हैं, छात्र होते हैं, और उन सभी छात्रों की जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है। इसलिए एक शिक्षक को ये जानना बहुत आवश्यक है कि बुद्धि क्या है और उसको हम किस तरह से माप सकते हैं, उसको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, ताकि उसी के अनुसार वह अपने छात्रों पर ध्यान दे सके। इसलिए ताकि उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के अनुसार वह उनको समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके, उनके स्टैंडर्ड को समझ सके, उन्हें किस ढंग से पढ़ाना है और किस तरह से उन्हें समझाना है। अब बात आती है ये बुद्धि जो शब्द है ये कहाँ से आया। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1955 में, ध्यान दीजिएगा 1955 में सिरिल बर्ट जो एक व्यक्ति थे, सिरिल बर्ट, इन्होंने, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस शब्द है इसकी जो ऑर्गन है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इंटेलिजेंसिया शब्द से हुई है। इंटेलिजेंसिया। अब जो बात आती है ये इंटेलिजेंसिया शब्द कहाँ से आया,
तो इसके लिए कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंसिया शब्द था वो लगभग 400 वर्ष ईसा पूर्व सिसरो ने सबसे पहले यूज़ किया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्धि शब्द है वो आज की देन नहीं है, हमारी ये नवीन खोज नहीं है, बल्कि इस शब्द की खोज तो आज से लगभग 400 वर्ष ईसा पूर्व हो चुकी थी। लेकिन आज जो इसका वर्तमान स्वरूप है, जो जिस रूप में हम आज बुद्धि को जानते हैं, इस पर सबसे पहले जो काम किया था वो स्पीयरमैन महोदय ने किया था। अब स्पीयरमैन ने बुद्धि के लिए 1904 में 1904 में एक बुक लिखी थी और उसमें सबसे पहले इन्होंने इस शब्द पर जोर दिया था। इनकी बुक का नाम था, जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्पीयरमैन wrote a book on intelligence in 1904, The Nature of Intelligence and the Principle of Cognition। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि सिर्फ इसके आधार पर हम बुद्धि को डिफाइन कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। फिर भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं फ्रीमैन, ध्यान दीजिए नाम क्या है, फ्रीमैन। इन्होंने जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के व्यूज़ थे इंटेलिजेंस पर, इसको 4 कैटेगरीज में रखा है। अकॉर्डिंग टू द फ्रीमैन, इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरीज। नंबर 1, एबिलिटी टू एडजस्ट, अर्थात जो बुद्धि है वो समायोजन करने की क्षमता है। सेकंड, एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की क्षमता है, अर्थात जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा उसकी सीखने की क्षमता उतनी ही अलग होगी, उतनी ही तेज या उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट अभी पहले यूज़ करा है हमने इस शब्द को, अमूर्त चिंतन। यह एक सूक्ष्म चिंतन की या एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट इन्होंने जो 4th कैटेगरी दी है, किसने दी है, फ्रीमैन ने। उन्होंने कहा है एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन जो इनके द्वारा दी गई वो दी गई वेस्लर के द्वारा। अब हम पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो एबिलिटी टू एडजस्ट की बात कही गई, तो एबिलिटी टू एडजस्ट की बात किन किन साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के लिए यूज़ किया। तो सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो नाम आता है बर्ट का। अभी इससे पहले भी मैंने ये बर्ट नाम यूज़ किया था। सिरिल बर्ट ने 1955 में सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति इंटेलिजेंसिया शब्द से बताई थी, वहीं से हमने ये सिरिल बर्ट लिए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा था इंटेलिजेंस जो है वह लचीले समायोजन की योग्यता है। लचीला होता है फ्लेक्सिबल, इट इज़ कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट, अर्थात इट मीन्स टू से व्हेन वी कैन एडजस्ट आवर सेल्फ इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में हम आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, तो हम अपने आप को आसानी से वहाँ पर समायोजित कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिरिल बर्ट, इट इज़ कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। इज इट क्लियर? चलिए आगे एक डेफिनेशन पर और नज़र डालेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉस, इन्होंने कहा था जो बुद्धि है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नई परिस्थिति में जो भी नई सिचुएशन होती है उससे चेतन समायोजन यानी कि कॉन्शियस एडजस्टमेंट ही बुद्धि है। जब हम किसी नवीन परिस्थिति में जाते हैं और उस नवीन परिस्थिति में कॉन्शियस होकर सोच समझकर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वही काम कौन करता है? बुद्धि करती है। इट मीन्स कॉन्शियस एडॉप्टेशन टू न्यू सिचुएशन इज इंटेलिजेंस। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉन्शियस adaptation to new situation is intelligence. It is said by रॉस कि हम
जब भी नई परिस्थिति में पहुंचकर अपने आप को कॉन्शियसली एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब सेकंड जो इन्होंने एबिलिटी बताई थी वो बताई थी एबिलिटी टू लर्न। किसने बताई थी? फ्रीमैन ने। तो एबिलिटी टू लर्न के विषय में वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ बहुत प्राचीन नाम है, इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस हमें साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए ये नाम तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, वुडवर्थ। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एक्वायर कैपेसिटी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एक्वायर कैपेसिटी। कहने का मतलब है जो बुद्धि है वो योग्यता प्राप्त करने की ही योग्यता है। इट मीन्स जो भी कैपेसिटी हम एक्वायर कर रहे हैं उस कैपेसिटी को एक्वायर करने की ही कैपेसिटी इंटेलिजेंस है। इसी विषय में आगे चलकर बंकिंघम, ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बंकिंघम के ने कहा था बुद्धि अधिगम करने की योग्यता है। अब शब्द आया अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। जो बुद्धि है वो अधिगम करने की योग्यता है। इट मीन्स एबिलिटी टू लर्न। इन्होंने सिंपल सा कह दिया, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। किसने कहा? बंकिंघम ने। आगे बात करते हैं थर्ड जो इन्होंने फ्रीमैन ने डेफिनेशन की कैटेगरी बनाई थी, दैट वाज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट विच वी आर अनेबल टू सी द थिंग्स दैट वी इमेजिन ओनली। हाँ, जैसे कि एक म्यूजिशियन होता है, एक पोएट होता है, हाँ, एक राइटर होता है, ये क्या करते हैं? थिंक तो करते हैं, ऐसी चीज़ों को सोचते हैं जो इन्होंने कभी देखी ही नहीं है। हाँ, सोचते हैं और उसके हिसाब से अपनी पोइट्री में, अपने म्यूज़िक में, या साइंटिस्ट या आपका मैथमेटिशियन अपने उन सभी चीज़ों में, अपनी थिंकिंग में इनका प्रयोग करते हैं, विच दे डिडंट सी, ओनली दे इमेजिन दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये बुद्धि है ये वास्तव में अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। इसके विषय में स्पीयरमैन महोदय ने कहा। इंटेलिजेंस में हम चल रहे हैं तो स्पीयरमैन का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिया था। आपको शायद याद होगा कि सबसे पहले 1904 में 1904 में स्पीयरमैन ने अपनी बुक में सबसे पहले इसका जो बुद्धि है इसको एक साइंटिफिक फॉर्म दिया था। और बुक कौन सी थी? याद है किसी को? द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन। अब स्पीयरमैन महोदय ने क्या कहा? जो बुद्धि है वो तार्किक चिंतन है, तार्किक, रेशनल थिंकिंग। सिंपल सी बात है, इन्होंने एक शब्द ही यूज किया, तार्किक चिंतन, रेशनल थिंकिंग। इंटेलिजेंस इज रेशनल थिंकिंग। बर्ट ने एक डेफिनेशन और आगे दी थी। बर्ट ने इसके विषय में एक बार और कहा था कि इंटेलिजेंस क्या है। इन्होंने कहा था जो बुद्धि है वो निर्णय लेना में, जब हम किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, जब हम किसी चीज़ को अच्छे से कंप्रीहेंड कर लेते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एक तो हो गया एबिलिटी टू जज वेल, देन कंप्रीहेंड वेल, और जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से उसको तर्क कर लेते हैं। हम ये नहीं कि किसी भी चीज़ को हम आसानी से, किसी ने कहा हमसे हाँ ऐसा होना है, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि हाँ ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। और अगर हमने सोचना शुरू किया कि सही है या गलत है, इट मीन्स टू से कि हमने उसके विषय में अपना तर्क प्रयोग किया, अपने रीज़न का यूज़ किया। तो बर्ट महोदय ने यही कहा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू कंप्रीहेंड वेल एंड टू रीज़न वेल। इट मीन्स जो बुद्धि है वह हमें निर्णय लेने में, हमें किसी चीज़ को अच्छे से समझने में और किसी का भली प्रकार से अच्छी तरह से तर्क करने की एक क्षमता है। तो जब हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, समझने के लिए भी तो बुद्धि का होना ज़रूरी है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति क्या आसानी से समझ सकता है? नहीं समझ सकता। और साथ ही साथ तर्क भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता होती है, जो बुद्धिमान होता है। तो निर्णय लेने की, समझने की और तर्क करने की जो इनकी क्षमता है वही इन्होंने इंटेलिजेंस कहा। एट लास्ट जो फ्रीमैन ने कहा था, इसकी एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन देने की कोशिश की थी, वो अकॉर्डिंग टू वेशलर था। वेशलर महोदय ने क्या कहा था? आगे चलकर जब हम वेशलर शब्द, ये
जो नाम आज मैं यूज़ कर रही हूँ ना इंटेलिजेंस डेफिनेशंस में, ऑल दीज नेम्स विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन दिस यूनिट। इस यूनिट में ये नाम बार बार आने वाले हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको कई सारी चीज़ें सीखनी है। बर्ट है, स्पीयरमैन है, वेस्लर है, किसी ने टेस्ट दिया तो किसी ने थ्योरी दी है। तो वेस्लर ने क्या कहा? इन्होंने कहा बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की कुल योग्यता है। कुल योग्यता टोटल एबिलिटी, जो भी कुछ वो कुछ कर सकता है, जिसमें उद्देश्यपूर्ण चिंतन, ध्यान दीजिए उद्देश्य, ऐसा चिंतन जिसका कोई ना कोई उद्देश्य हो, ऐसा नहीं कि फालतू का कुछ भी हम सोच रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तथा वातावरण से व्यवहार करने की योग्यता सम्मिलित है। जिस भी वातावरण में हम रह रहे हैं, वही बात आ गई फिर से, इन्होंने उद्देश्यपूर्ण बोल दिया, साथ ही साथ एडजस्टमेंट बोल दिया, इन दोनों को ही इन्होंने इस डेफिनेशन में यूज़ किया है। तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पजली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरमेंट। इस तरह से हमने ये इतनी सारी जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सुनी हैं, इनमें से आई होप आप कम से कम 4 या 5 डेफिनेशन याद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी न किसी रूप में पूछ ली जाती हैं। ये डेफिनेशन किसने दी? या सिल्बर्ट ने, स्पीयरमैन ने, रॉस ने बुद्धि के विषय में क्या कहा है। इसलिए आई होप आपको अभी तक सारा क्लियर है। आगे हम बात करते हैं अब इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धि की जो व्यक्ति के अंदर ये विशेषताएं होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम कह सकते हैं वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, वो है जो बुद्धि है वो एक जन्मजात शक्ति है, इनहेरेंट एबिलिटी है, इनहेरेंट पावर है। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो जन्म से ही बुद्धिमान होता है। हाँ, ये अलग बात है कि वातावरण के माध्यम से हम उसको बहुत अच्छे से रिफाइंड कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो बुद्धि होती है ये व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात शक्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति है। ज्ञान अर्जन यानी कि हम कुछ भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर समाहित, अपने अंदर लर्न करने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ों को जानना, नॉलेज गेन करना। जो नॉलेज गेन है वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बुद्धि उच्च स्तर की होगी। नेक्स्ट, अब जो इंटेलिजेंस की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें अगर हम ध्यान दें तो जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उन लर्निंग से और उस एक्सपीरियंस से हम तभी लाभ उठा सकते हैं, तभी हम बेनिफिट गेन कर सकते हैं व्हेन वी आर इंटेलिजेंस। हमने कुछ सीखा पर हमारी बुद्धि उस काम को करने के योग्य नहीं है, तो सीधी सी बात है हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। कहने का मतलब है जो बुद्धि है वो सीखने की और अनुभव से लाभ उठाने की एक शक्ति है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, जब व्यक्ति समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तभी तो वो समस्या का समाधान करेगा। ये इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, जो बुद्धि होती है वो हमें सही गलत, मोरल इमोरल, नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, इन सभी में अंतर करने की शक्ति है। हम सही और गलत को पहचान सकते हैं अगर हम इंटेलिजेंस हैं। नेक्स्ट है जो व्यक्ति अभी सबसे पहले हमने डेफिनेशन करा एबिलिटी टू एडजस्टमेंट। ये इसकी सबसे अच्छी एक एबिलिटी है कि जिस भी वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण में यह हमें सामंजस्य करने में सहायता प्रदान करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो बुद्धि है वो चिंतन, इट मीन्स थिंकिंग, तर्क अर्थात रीजन और डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता है। ये डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने करी थी और किसने दी थी?
बर्ट महोदय ने दी थी। निर्णय लेने की, अवबोध करने की और तर्क करने की क्षमता है। वही चीज़ इसकी एक विशेषता के रूप में हमें आ गई, यानी कि जितनी भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकली हैं, एक्चुअल में ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स केम फ्रॉम द डेफिनेशंस दैट वाज गिवन बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो भी डेफिनेशंस दी थी, उन डेफिनेशंस के आधार पर ही हमने इसकी विशेषताओं को पता लगाया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो बुद्धि है वो वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों से प्रभावित होती है। वंशानुक्रम भी मैंने कहा था जन्मजात शक्ति है, दूसरा वातावरण में सामंजस्य करती है। जन्मजात है, लेकिन अगर उस बालक को आप उचित वातावरण नहीं देंगे तो वह जो बुद्धि है सही ढंग से विकसित नहीं हो पाएगी। जैसे एक बीज है, हम थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। एक बीज है, उस बीज को जब तक आप उचित खाद, पानी, प्रकाश नहीं देंगे वो अच्छा पौधा नहीं बनेगा। ये बात अगर कहा जाए ना तो फ्रोबेल ने कहा था। हाँ, वही बात इन्होंने भी कहा है, जो बुद्धि है अगर उसको अच्छा वंशानुक्रम मिला हुआ है लेकिन वातावरण नहीं मिला तो भी सही ढंग से उसका विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो बुद्धि है ऐसा नहीं है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इसका विकास होता रहता है। नहीं, बुद्धि का विकास एक सीमा तक होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जन्म हुआ और जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होता। एक सीमा पर आकर बुद्धि में विराम लग जाता है, एक स्टॉप लग जाता है, और वो एज है, जरा थोड़ा सा सोचिए कौन सी एज हो सकती है जहाँ पर आके व्यक्ति की बुद्धि पर विराम लग सकता है। दैट इज एडोलोसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था तक पर आते आते लगभग 16 वर्ष तक हम मानते हैं कि बालक की बुद्धि का विकास होता रहता है। वो कभी तीव्र, कभी मंद, कभी सामान्य, फिर तीव्र, मंद, सामान्य, लेकिन इस लेवल पर आकर ये बुद्धि का जो विकास है वो रुक जाता है। उसका जो विकास है वो सिर्फ किशोरावस्था। हाँ, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे बड़ा है इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में है क्योंकि उस पर हमारे से ज़्यादा अनुभव है। अनुभव के माध्यम से वह हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वास्तव में जो बुद्धि का विकास है वो किशोरावस्था पर, एडोलोसेंस पर आकर रुक जाता है। इसीलिए जब हम बुद्धि परीक्षण में पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि बुद्धि का विकास कहाँ तक, किस एज तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये मान के चलते, कुछ लोग कहते हैं लड़की ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, कुछ कहते हैं लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में सेक्स के आधार पर, हाँ, लिंग के आधार पर बुद्धि में किसी भी तरह का अंतर नहीं पाया जाता। एक लड़की और एक लड़का बराबर इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट इट डजेंट मैटर दैट दिस इज़ गर्ल देन शी इज़ इंटेलिजेंट या दिस इज़ बॉय देन शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी निकल के आती है वो आती है कि बुद्धि जो होती है वो आयु और परिस्थिति के अनुसार, जो भी हमारी एज होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, तो एज और सिचुएशन के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जब हम बच्चा उसमें होता है, इन्फेंसी में होता है, चाइल्डहुड में होता है, एडोलोसेंस में होता है, हर लेवल पर आकर उसकी बुद्धि एक अलग ढंग से विकसित होती है, एक अलग गति से तीव्रता को प्राप्त करती है या एक अलग गति से बढ़ती है, और हर परिस्थिति में हर व्यक्ति अलग व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, जो भी हम जिस भी रेस में पैदा हुए, जिस भी प्रजाति में पैदा हुए हैं, उसके कारण बुद्धि में अंतर नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने हिंदू में जन्म लिया, अमुक ने मुस्लिम लिया, अमुक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंडिया में हुआ तो उसकी इंटेलिजेंसी में अंतर होगा। नहीं, उसके आधार पर, किसी भी जाति प्रजाति के आधार पर व्यक्ति में कोई अंतर नहीं पाया जाता। और वास्तव में जो बुद्धि है इन सभी विशेषताओं को लेकर अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है।
तो ये कुछ थी करेक्टरिस्टिक्स हमारी बुद्धि की, एंड ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स केम आउट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के जो भी विचार थे वो सब निकलकर इसकी विशेषताओं के रूप में हमारे सामने आए हैं। अब हम बात आगे करते हैं। जो विशेषताओं के बाद हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। अब बात आती है प्रकार कहाँ से आ गए, बुद्धि तो एक ही होती है, इसके प्रकार कैसे हो सकते हैं। हम कैसे कहें कि बुद्धि इतने प्रकार की है या बुद्धि उतने प्रकार की है, लेकिन नहीं। थॉर्नडाइक और गैरेट महोदय ने, थॉर्नडाइक हमने लर्निंग थ्योरीज में इनका नाम सुना था, और इनकी एक थ्योरी थी लर्निंग की, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसे हम बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस के प्रकार बताए हैं, और इन्होंने कहा है जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन सी है? अब हमें इन तीनों प्रकार पर फोकस करेंगे कि जो बुद्धि के 3 प्रकार हैं, ये 3 प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा था यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल, हम इसे मैकेनिकल बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट बोल सकते हैं, और मोटर इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि बुद्धि के प्रकार किसने बताए हैं, कितने बताए हैं, या मोटर इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ये क्या है। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीनों के लिए एक ही शब्द यूज होता है, वो है आपकी मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। अब यांत्रिक शब्द से क्या मतलब आता है और मूर्त शब्द से क्या मतलब है। यांत्रिक अर्थात यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, मूर्त यानी कि जिसे देखा जा सके, यही 2 शब्द हैं। अब हम इन 2 शब्दों पर ही अगर ध्यान देते हैं, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि, तो हमसे इसी से एक्सप्लेन हो जाती है कि ये क्या होती है। अर्थात जब व्यक्ति वास्तविक स्थिति को समझने और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है, उसको हम बोलते हैं मूर्त बुद्धि। वास्तविक स्थिति को समझने लगता है, यानी कि जैसा उसको दिखाई देता है वैसी ही वो एक्टिविटी करने लगता है। और यांत्रिक यानी कि वह व्यक्ति किसी भी यंत्र के माध्यम से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से को प्रयोग ज़्यादा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम यांत्रिक बुद्धि वाला, मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। एक्चुअली में ये जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर मूर्त और यांत्रिक बुद्धि होती है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे यंत्र, मैकेनिकल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग शब्द बनता है, आपको ध्यान होगा। तो इंजीनियर, तो यानी कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, कारीगर हो सकते हैं। कुल मिला के ऐसे व्यक्तियों का जो इंटरेस्ट होता है वो यंत्र से जुड़े कार्यों में होता है। ठीक है, अब बात आती है इन व्यक्तियों को हम पहचान कैसे सकते हैं। इनको पहचानने के लिए इंटेलिजेंस में कुछ टेस्ट बनाए गए, जिसमें परफॉर्मेंस एंड पिक्चर्स टेस्ट के द्वारा हम इस मैकेनिकल इंटेलिजेंस को पहचान सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। सेकंड इन्होंने बताया सोशल इंटेलिजेंस। सोशल, सामाजिक। कैसे पता चल रहा है? सामाजिक शब्द से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी। सामाजिक बुद्धि का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है, सामाजिक स्थिति को नियंत्रित करने में जो सफल हो जाता है, समाज के लोगों को अपने हिसाब से ढालने में, कंट्रोल करने में जो व्यक्ति सफल रहता है, ऐसा व्यक्ति होता है सामाजिक। जैसे एक आध एग्जाम्पल सोचिए, कौन हो सकता है सामाजिक? जैसे नेता। शब्द सुनते ही हमें एकदम आता है कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो नेतागिरी कर सकता है, राजनीतिज्ञ होता है, जो समाज सुधारक होता है, सोशल रिफॉर्मर का काम करता है, जो मीडिया पर्सन होता है। मीडिया पर्सन क्या होता है? बहुत आसानी से लोगों के बीच में जाता है, घुलता है, मिलता है, उनसे क्वेरीज करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, समाधान देता है, उनके व्यूज जानता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से सामाजिक
होता है। तो सामाजिक बुद्धि उन्हीं व्यक्तियों में होती है जो सोशल होते हैं, जो लोगों से बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं, लोगों पे कंट्रोल कर लेते हैं। इवन देन इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड जो इन्होंने बुद्धि बताई थी, किसने बताई थी? थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने तीसरी बुद्धि बताई थी, सोचिए क्या है? वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर से ये शब्द आ गया, मैंने सबसे पहले से ये शब्द एक्सप्लेन कर रही हूँ। अमूर्त अर्थात जो व्यक्ति ऐसी बातों का चिंतन कर सके जिसे उसने देखा नहीं है। ठीक है, तो यह शब्द प्रतीक, समस्या समाधान, संख्या आदि से संबंधित योग्यता होती है। अमूर्त व्यक्ति वाला जो बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो दार्शनिक हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था, गणितज्ञ मैथमेटिशियन हो सकता है, वो आपका पोएट हो सकता है, वो आपका फिलोसोफर हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उच्च अमूर्त थिंकिंग वाले, उच्च एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति बहुत हटके और बहुत गहन विचारों में रहते हैं और नवीनता के लिए लगे रहते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आज हमने जो अपना डिस्कशन किया है वो काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में किया है। ये यूनिट अपने आप में बहुत लेंथी और बड़ी यूनिट है, इसलिए एक ही वीडियो में इसे डालना संभव नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपको छोटे छोटे से पार्ट्स में इसको दे सकूं, क्योंकि एक लंबा पार्ट हो जाएगा तो आपको भी ये बोझिल लगने लगेगा। क्योंकि अगला जो हम इसमें डिस्कशन करने जाएंगे, जो हमारा इसमें अगला पार्ट इंटेलिजेंस का होगा वो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस होगा, अर्थात जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, किस किस वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया था। इन फैक्ट थ्योरीज के पहले हमें याद करने पड़ेंगे किसने कौन सी थ्योरी दी है, और उसके बाद हमें एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन करके समझना पड़ेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो थ्योरीज हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, इवन देन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उसमें भी ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस पूछा जाता है, थ्योरीज पूछी जाती हैं। इस समय मैं सिर्फ थ्योरीज का, क्योंकि वीडियो मैं ख़त्म करने वाली हूँ, अगली वीडियो में इनको डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा हिंट इसलिए दे रही हूँ कि आपको पता हो कि हम कौन कौन सी थ्योरी पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी, बिनेट यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसे हम एक तत्व सिद्धांत भी बोलते हैं। सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो टू फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत चल रहे हैं ये। द्वितत्व सिद्धांत इसको दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन की अभी हमने एक डेफिनेशन भी की थी, याद होगी आप लोगों को। जब हम थ्योरी करेंगे तो उस डेफिनेशन को लर्न करके बैठिएगा, बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड थ्योरी की, वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर अर्थात ये जो थ्योरी है ये थॉर्नडाइक ने दी थी। मल्टी फैक्टर का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुतत्व, जब कई सारे तत्वों को बुद्धि का के योग बताया जाता है। नेक्स्ट जो हम इसमें थ्योरी पढ़ेंगे वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो दी गई थी, समूह कारक सिद्धांत, ये थर्स्टन ने दिया था, थर्स्टन। नेक्स्ट जो हम इसमें थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग अर्थात प्रतिदर्श सिद्धांत। सैम्पलिंग को बोलते हैं प्रतिदर्श। सैंपल अर्थात जब हम, चलिए डिटेल में हम इसे बाद में डिस्कशन करेंगे जब इन थ्योरीज को करेंगे। सिर्फ आज नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोशिश करना ये नाम याद कर सकें। नाम के संग अगर आपको इनका साइकोलॉजिस्ट का नाम भी याद हो जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, तो प्रतिदर्श थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दी थी। और नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे इसमें हायरार्किक थ्योरी। हायरार्किक थ्योरी दैट गिवन बाय बर्ट एंड बर्नन। बर्ट एंड बर्नन गिवन द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ इंटेलिजेंस। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस इज गिलफर्ड, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफर्ड। गिलफर्ड का त्रि आयाम सिद्धांत, जिसे हम
स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, SI के नाम से भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी बोलते हैं। और त्रिआयाम, अक्सर ये जो थ्योरीज के मैंने आपको नाम बताए हैं, सिर्फ अगर आप सिर्फ ये नाम भी याद कर लेंगे विद थ्योरी, तो इसमें से भी आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम ये यहीं समाप्त करेंगे। आगे अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहूँगी, पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके अन्य फ्रेंड्स भी इससे लाभान्वित हो सके, इससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन शॉर्ट आपको पूरी चीज़ें समझाने की। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें ये और होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें कोशिश करूंगी और इम्प्रूवमेंट करने की। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच माय चैनल स्मार्ट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।